भी लेते हैं हम लोग, तब तक आपके जो दोस्त हैं वो लोग भी आ जाएंगे। देखो जस्ट मेरी तरफ से ना आपको एक कह सकते हो कि एक स्मॉल एडवाइस है, ठीक है, स्मॉल एडवाइस। एज आप सारे के सारे अभी क्या हो, बिगिनर्स, करेक्ट। अभी रिसेंटली ही आपने ये डिसाइड किया है कि आप सबको क्या करना है, आप सबको क्या करना है, नीट क्वालिफाई करना है। मैक्सिमम का एक जो है वो यही होगा क्लास में, जितने भी होंगे क्लास में, कितने लोग हैं जो नीट को क्रैक कर रहे हैं? यस मैम। है ना? यस मैम। अगर इफ आई कैन सी द हैंड रेजेस, तो 7 लोगों ने सेकंड में हाथ उठा दिए, ठीक है। 21, 22, ठीक है, 20 मतलब 2 मतलब क्या 50% से ज्यादा जो जनता है वो नीट को टारगेट कर रही है। एंड ठीक है, अगर कोई और जो है बच्चे वो नीट के अलावा भी कर रहे हैं, तो बिकॉज नीट इज नॉट अ कप ऑफ टी, ठीक है। पहले तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, नॉट अ कप ऑफ टी, ठीक है। आप सबको अभी जब आपने ओरिएंटेशन लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, दैट्स ग्रेट बच्चे, कि आप लोग इतने सारे लोग कर रहे हो, ड्रीम तो आपके बिग होने ही चाहिए, ठीक है। 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है ये, और इसमें 50% जो है वो कौन कवर करती है, इकलौती बायो हमारी, करेक्ट। कितना बायो का होता है रे? 360 नंबर, है ना? 360 नंबर हमारे बायो के होते हैं। जूलॉजी एंड बॉटनी को इक्वली डिवाइड करते हैं हम सब, ठीक है। अब आपको ना जो चीज मैं छोटी सी एडवाइस करूंगी वो ये है कि स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। पहली बात तो ये कि आप खुद के नोट्स बनाएं, मतलब हम यहाँ से आपको जितना मर्जी कंटेंट दे दें, बट आपका वो कंटेंट कहाँ रहेगा, लैपटॉप पे, ठीक है। बहुत सारे होंगे जो प्रिंट करवा लेंगे, जो प्रिंट करवा ले हैं वो तो ठीक है, बट जो जैसे हम जैसे लोग भी है ना दुनिया में, उनको क्या प्रिंट करा हुआ पढ़ने में मजा नहीं आता। मेरे पास अगर आप देखोगे ना तो एटलीस्ट इससे ज्यादा जो है ना वो क्या बोलते हैं, कॉपीज है लिखी हुई, हैंड रिटन, बिकॉज मेरे को हैबिट है लिखने की। दूसरी चीज क्या है आपको, कि आपको डेली, क्योंकि अभी जस्ट आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, चैप्टर 1 ही टारगेट करिए। मैंने कल भी आपसे कहा था कि भले ही इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस ही बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस ही बनते हैं, बट हमें वो क्वेश्चंस भी क्यों, जस्ट ज्योति जी थोड़ा सा टाइम दो, हमें वो क्वेश्चंस भी क्यों छोड़ने हैं, हम वो 8 नंबर भी क्यों छोड़े किसी के लिए। 4 to 8 मार्क्स का जो नंबर है वो भी आपके आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर अगर पढ़ा है तो जिस चैप्टर को आप टारगेट करो, देखो आई नो दैट 22 चैप्टर है इसमें, और 22 के 22 को पढ़ना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। आप 20 को टारगेट करो, 18 को टारगेट करो, बट जितनों को करो ना उसको 100% करो। 90 या 95% वाला कोई सीन नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना बच्चे जी, बहुत ज्यादा नहीं, अपने ऊपर इतना बर्डन भी नहीं बनाना है आपने। सिर्फ 25 जो क्वेश्चंस हैं, MCQ क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करो, बिना इसके सोना नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात। और थर्ड जो आपके लिए एक एडवाइस रहेगी ना, वो ये रहेगी कि आप 2 टॉपिक, कोई भी छोटे से 2 टॉपिक, ठीक है, इसी चैप्टर के सिर्फ 2 टॉपिक ले लो, और उनको जैसे कल मैंने आपको एक काम दिया था, अच्छा नहीं आपका क्या बोलते हैं 11, आपको कल होमवर्क नहीं दिया था पहली बार, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी, वेलकम क्लास थी, तो आज से आपको थोड़ा बहुत होमवर्क भी देना स्टार्ट करूंगी मैं। कोई भी 2 टॉपिक आपके सब्जेक्ट वाले को छोड़ के इन द सेंस कि जो आज की क्लास में नहीं है, इधर उधर वाले, ठीक है, उनको पढ़ो, ठीक है, उनको पढ़ो कोई भी 2 टॉपिक्स को, और उनके नोट्स बनाओ एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट्स, बस इतना कर लो आप। अगर आप ना इसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे ना, क्योंकि आपके पास कितने दिन है अभी, मोर देन 700 डेज है आपके पास पढ़ने के लिए, 12th के बाद ही तो नीट दोगे, है ना। और उतने में आप अगर डेली का भी सोचो 25 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप कितने क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हो इन 700 डेज में, बट यस वही आपको क्या है, डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। 700 दिन इसलिए हो रहे हैं, 365 तो होते ही हैं, ठीक है। थोड़े बहुत 15-20 दिन, 1 महीने का मैंने आपको टाइम इसलिए खा लिया, कभी शादी हो गई, बर्थडे हो गया, खुद बीमार पड़ गए या कुछ हो गया, तो उसके लिए, बट यस मोस्ट ऑफ द टाइम पे आप अपना पढ़िए। एंड एक कभी किसी बच्चे ने पूछा था मैम कट ऑफ, बच्चा जी कट ऑफ आपने जब ओरिएंटेशन लिया था उस टाइम पे नहीं देखा था। पहली बात तो ये, अब ना आप ना कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो कि कट ऑफ कितनी किसकी जा रही है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है वो, एंड उसके भी ऊपर क्या कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करती है। आपका जो टारगेट है ना, टारगेट है आपके लास्ट ईयर के जो टॉपर,
टॉप 100 जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, लास्ट ईयर के टॉप 100 स्टूडेंट से आपको क्या करना है, कॉम्पिटिट करना है। अब सोच लो जी 1750 अभी किसी ने बता दिया, ठीक है, इतने होते हैं। अगर इतने क्वेश्चन आपने एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपने बहुत कर लिया, बहुत मीन्स बहुत 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 ज्यादा, ठीक है जी। एंड ज्योति जी आपको एकदम ओरिएंटेशन वाला कुछ चाहिए तो मैं आपको क्या बोलते हैं, इस क्लास के एंड में या फिर कल वो बता दूंगी एकदम पूरी एग्जैक्ट वाली स्लाइड, हर एक की कैटेगरी वाइज भी एंड उस आपके जो कॉलेज वाइज है उसके वाइज भी, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, चलो जी, अब हम करते हैं अपनी क्लास का श्री गणेश। और अब कोई भी बच्चा बीच में क्वेश्चन वही पूछेगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। नीट में अगर 720, जस्ट 1 सेकेंड, क्या मैसेज किए हो भाई मैम? 720 में नीट से अगर 720 से कम आ जाए तो हम फेल हो जाए। लोग 720 से 720 तो आजकल जो बने हैं टॉपर वाले बच्चे जो होते हैं ना उन्हीं के आते हैं, वो भी पूरे में से पूरे तो नहीं आते हैं। हाँ जी बच्चा, ठीक है। चलिए जी, आइए मेटाबॉलिज्म से हम स्टार्ट करते हैं। खुशी, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन वाला सेशन हम लोगों ने लिया था, उसमें बहुत ही ब्रीफली आपको पढ़ाया था। आई डोंट नो आपने कहाँ स्किप कर दिया या क्या, बहुत ही अच्छे से आपको ब्रीफ किया गया था एवरीथिंग, ठीक है। अगर होगा तो मैं कल वो स्लाइड ही ले आऊंगी आपके लिए एंड आई विल एक्सप्लेन यू ओवर देयर। बट अभी के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड आपको पता होना चाहिए मेरी 7:15 से दूसरी क्लास भी होती है, तो मुझे आपको करेक्ट टाइम पे छोड़ना भी होता है। चलिए मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था। मेटाबॉलिज्म मतलब कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं, सेल्यूलर एक्टिविटीज चल रही हैं, या कह लो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं जितनी भी एक लिविंग सिस्टम के अंदर में, तो उनका सम अप मीन्स क्या हो गया बच्चे जी? सम अप मीन्स हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर को हमको बनाने के लिए भी हम कल क्या पढ़ रहे थे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पढ़ा था कि हमने क्या करना है, छोटी छोटी चीजों से एक बड़ी चीज बनानी है, करेक्ट। और उसका हमने क्या था, हमने मैम उसका उल्टा भी पढ़ा था, ठीक है, कि छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज बना रहे थे एंड बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ के छोटा भी बना रहे थे। कौन सा था, क्या था? और ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। नो 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 नो, कैटाबॉलिज्म। पहले क्वेश्चन सुनिए। छोटी छोटी चीजों से जब हम बड़ी चीज बना रहे हैं तो इसको क्या कहा था हमने? कंफ्यूजन नहीं है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कैसे याद किया था हमने? ऐड ना? करना। बिल्कुल सही, चलो चलो चलो। एंड कैटाबॉलिज्म को हमने कैसे याद किया था? कट करना। और कट हम बड़े ही चीज को कर सकते हैं, छोटी चीज को आप कट नहीं कर सकते और ज्यादा मतलब कि, तो यहाँ पे बड़ी चीजें और छोटी चीजें क्या होगी, आप उसको ऐसे नहीं बताओगे आप किसी को, आप बताओगे प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। सिंपलर फॉर्म्स को प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आपने क्या कर दिया है, कॉम्प्लेक्स में बना दिया है, ठीक है। क्या वर्ड्स यूज करना है आपने? सिंपलर फॉर्म्स या सिंपल फॉर्म्स, ठीक है। छोटे छोटे फॉर्म्स नहीं बोलना है, आपने बोलना है सिंपलर फॉर्म्स को मिला के हमने क्या किया है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाया है, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जब हम तोड़ते हैं छोटे छोटे में तो उनको हम कहते हैं सिंपल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आप डेफिनेशन बिल्कुल लिख लेंगे और वही हमने यहाँ पे दिया भी हुआ है। क्या है मैम ये सब, अभी बताते हैं। देखो जी, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात आपको सबको पता है। अब कोई बच्चा ऐसा क्लास में जिसको ये ना पता हो कि डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा बच्चा क्लास का, बोलो बोलो बोलो। मेरे हिसाब से सबको पता है कि मैम डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं और हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, करेक्ट? हाँ जी बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या हुआ, डिफाइनिंग फीचर का मतलब हुआ कि जो हमें बता रहा है कि वो ऑर्गेनिक लिविंग है, और अगर ये हरकत उसमें हो रही है तो ही वो लिविंग है, वरना वो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है, लिविंग नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ फ्री सिस्टम। ये क्या बात हुई, कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा मुझे ये बात? तो जैसे किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ डाल के उसके अंदर फिर दूसरे जो एमएलएस डाल के करते हैं रिएक्शंस। मैम इसका मतलब है कि हम जो ये एक्टिविटीज है ये सेल के बाहर भी कर सकते हैं। हाँ जी, कैसे? मैम जैसे हम
टेस्ट ट्यूब में जैसे मिल्क लेते हैं तो बिल्कुल। मिल्क जो आपने ये होता है नाम हमारा सुने? कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। इन विवो एंड इन विट्रो, इसमें है भी आगे नहीं होगा शायद। बताओ आपने ये नाम सुने? इन वाइवो, यस मैम। विट्रो? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अभी नहीं नो सुने, कोई बात नहीं। अभी जब आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसमें जाओगे, थोड़ा सा मतलब अभी तो ठीक है, पहली क्लास पहले चैप्टर में आपको इतना ज्यादा टफ में नहीं डालेंगे। जब ये आप चीजें को सुनोगे ना तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी कि यहाँ हो क्या हो रहा है कि हम लोग ना क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, प्लांट जो छोटे छोटे, जिसको आपने सुना हो, शायद सुना हो ये वर्ड, टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, यस मैम। वर्ड है, यस मैम। ठीक है। वहां पे हम क्या करते हैं ना, और एक और वर्ड अगर आपने सुना होगा, अच्छा हाँ चलो जी, आज का होमवर्क नोट करो फटाफट से। आपको एक वर्ड ये है कैलस, ठीक है, जो कि टिश्यू कल्चर से लिंक्ड है, टिश्यू कल्चर से लिंक्ड है, और इन्हीं दोनों पे आपको एक शॉर्ट नोट लिख के लाना है। ठीक है, आप सारे के सारे ये वाला जो काम है उसको करेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, कैलस क्या होता है। हिंदी में मैं अभी आपको समझा देती हूँ, एंड आई वांट कि इसका डेप्थ में नॉलेज आप लो। ऑल्दो ये आपका क्या बोलते हैं चैप्टर 7 या 8 चैप्टर जब हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे ना तब उस टाइम पे आएगा, अभी नहीं आएगा, बट पढ़ना है आपको धीरे धीरे, है ना। और ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी नहीं है, छोटू सा टॉपिक है। देखो जी, हाँ जी, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कह लो आप, या फिर ये समझ लो कि ये इस चीज से रिलेटेड है कि आपको क्या करना है ना, लैब के अंदर टिश्यू को ग्रो करना है पेट्री प्लेट्स में। ऐसी ना कांच की प्लेट्स होती हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना नॉर्मल स्टील की प्लेट्स में, उसी हिसाब की ना कांच की ऐसी प्लेट्स होती हैं, उनको हम पेट्री प्लेट्स कहते हैं। हाँ जी, कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है, माइक्रो प्रोपगेशन से, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं ना, कैलस क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास होता है। अब मैम ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या है, अगर तो कल आप मुझे करके लाओगे तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को एक तरीके से आप ये समझ लो कि जिनका कुछ भी डिसाइड नहीं है कि वो आगे चल के क्या बनेंगे, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कैलस। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ये मास होता है, और इनको हम क्या करते हैं ना, ग्रो करते हैं इन रूट्स और शूट्स में, ठीक है। प्लीम्यूल्स एंड रेडिकल, सुना है ना ये वर्ड्स। तो इनको हम लैब में ग्रो करते हैं बाय दीज इन वाइवो टेक्निक्स। अब आप कल लेके आना, प्लस फिर से आपसे रिक्वेस्ट है ट्राई करा करिए क्लास को 5 मिनट पहले ज्वाइन करने का, ठीक है। उस टाइम पे हम ये सारी बकवास बात, मतलब बकवास तो नहीं, ये सारी बातें कर सकते हैं, एंड 6 बजे से करेक्ट क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चले जी। अब क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, ये हमने पढ़ लिया कि कहां से, इन वाइवो एंड इन वाइट्रो टेक्निक्स होती हैं ये। आ गया क्या, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी बात बोली है इस लाइन ने, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चा दी। क्या बोला है इन्होंने कि इन वाइट्रो जो टेक्निक है ना ये वाली, ये लिविंग थिंग्स का फीचर नहीं है, ठीक है। क्या है, इन विट्रो रिएक्शन जो है दे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट दे आर लिविंग रिएक्शन। समझ में आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है, यस मैम। नहीं हुई, क्यों लिविंग थिंग नहीं है मैम, क्योंकि हम लोग इनको पेट्री प्लेट्स में कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पेट्री प्लेट कहते हैं बच्चे, ठीक है। याद रहे रखना, ये वर्ड भी इजी है, आप लोग अभी लैब में सुनोगे, आपके क्लास स्कूल में अगर प्रैक्टिकल्स वगैरह होते होंगे। ज्योति जी कहाँ भाग जाती हैं आप? इन विवो इन विट्रो के बारे में हम पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा ना कि कल अगर आप ये टिश्यू कल्चर वाला पार्ट करके आओगे तो क्लास स्टार्ट होने के से पहले मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी, ठीक है। ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इन विट्रो का मतलब होता है कि लैबोरेटरी में ग्रो करना, लैबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो, ठीक है। चलो चलिए जी, इस लाइन को रट लो अच्छे से, क्योंकि आपका जो वीकली टेस्ट होगा जिसके बेसिस पे आपको हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट से उठा के फोटोन और उसमें शिफ्ट करेंगे, तो आपको पूछा जा सकता है कि इन विट्रो जो रिएक्शंस हैं वो कैसी रिएक्शन है, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शन। चलिए जी आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कल भी हमने इसके बारे में किया था, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे आज इसमें, क्योंकि आपको ये बात पहले से पता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन सेल और मोर सेल। अब इसको हमने कितने बेसिस में पढ़ा है, बहुत बेसिस में पढ़ा है मैम। पहला बेसिस अगर हम ले सेलुलर बेसिस के बेस में ही, सेलुलर के बेसिस में ही, सेलुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे, सेल्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे, तो हम पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किसमें, यूनिसेल्युलर
एंड मल्टी सेलुलर में क्लासिफाई कर देते हैं। कौन सा बच्चा है क्लास में जो नहीं जानता है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? वही हैंड रेस करे भाई, बाकी सारे अपने हैंड्स हटा लें। मैंने कहा कि कौन सा बच्चा है जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को नहीं जानता है, जिसको नहीं पता है कि ये क्या होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबको पता है, राइट? अच्छा, अभी भी हैं 4-5 लोग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है बच्चा जी, जस्ट 1 सेकेंड, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, जैसा नाम हो रहा है वैसा ही उनका काम भी है, ठीक है। फिर दूसरे हैं मल्टी सेलुलर। क्या है मैम ये कुछ खास नहीं है। यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है एक सिंगल सेल की बनी है, एक सिंगल सेल की बॉडी बनी हुई है, ठीक है। उसी के अंदर जो है उसके ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनेल्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें, या न्यूक्लियस, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। सब कुछ उसी सेल की एक सिंगल सेल के अंदर ही है, तो उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर जैसे हम, मतलब कि छोटे छोटे सेल्स से मिलके हमारी बॉडी जो है वो बन रही है, ठीक है। अब क्लियर हुआ यूनिसेलुलर और ये मल्टी सेलुलर क्या है। दूसरा जो तरीका आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो आता है जो हमने कल की क्लास में किया, कि पहला हमारा कौन सा है। पहली हमारी कहानी है मैम सेल। सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू को हम सारे के सारे मिलके ऑर्गन्स कहते हैं, है ना। एक जो पर्टिकुलर ऑर्गन, इसको भी हम अगले में कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। क्या चीज कहानी है इसकी भी कहानी देख लो, कि पर्टिकुलर सेल्स हैं, सेल्स मिलके हमारी क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। अब ये टिश्यू हमारे मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कार्डियक सेल है, ठीक है, कार्डियक सेल है, तो ये क्या बनाएगी? हार्ट। ये हमारे हार्ट को ही बनाएगी। वेरी गुड अदीप जी, ठीक है। और अगर ये हमारी क्या बोलते हैं, सपोज कर लो स्ट्रिएटेड सेल्स हैं, स्ट्रिएटेड सेल्स हैं, तो ये क्या बनाएंगी? तो ये मैम हमारी मसल्स ही बनाएंगी, ठीक है। इनका फिक्स है कि कौन से टाइप की सेल है, वही टिश्यूज बनाएंगी और पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएंगी। और यही ऑर्गन्स, जैसे हार्ट में हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, है ना। तो ये सब हमारे क्या करते हैं? हार्ट का सिस्टम बनाते हैं। दैट मींस वन, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, या कह लो कि हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है, जिसको हम मैम सर्कुलेटरी सिस्टम में कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? पूरी तरीके से ऐसे बॉडी फिक्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। खत्म कहानी? यस मैम। याद रहेगी और सबको खत्म भी होगी कहानी। ये रही हमारी बीच वाली जो लाइन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको क्लास में ये लाइन भी समझ में नहीं आई है? नहीं, थैंक यू जी, बचा लिया आपने। अब ये क्या है? क्या सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफाइनिंग फीचर है? हाँ जी मैम, हम कल पढ़ चुके हैं कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। अब डिफाइनिंग फीचर क्या है? यू ऑल नो दिस, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्शियसनेस। कि ह्यूमन जो है ना, देखो पहले तो कॉन्शियसनेस का मतलब समझ लो। कल वैसे समझा है, मुझे पता है, बट अभी के लिए कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में आजू बाजू में क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है हमें, ठीक है। वो एबिलिटी हर एक ऑर्गेनिज्म की, जो कि क्या करती है? सेंस कर रही है हमारे आस पड़ोस के क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट को। जैसे कि अभी आप बैठे हो, अपना आप लोग कैसे कॉपी पेन लेके बैठे होगे? क्यों लेके बैठे हो भाई कॉपी पेन? क्योंकि मैम क्योंकि आप पढ़ा रहे हो। पढ़ाने के लिए कि अंजलि मैम पढ़ा रही हैं, तो इसलिए मैं कॉपी पेन लेके बैठूंगा, और क्या बोलते हैं, जब वो क्वेश्चन पूछेंगी तो मैं उनको रिस्पॉन्ड भी करूंगा, ठीक है। और यही काम आप, मतलब ये तो चलो ठीक है मेरे साथ हुआ, आप यही काम एनवायरमेंट के साथ भी करते होगे। क्या आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है यहाँ पे जो स्वेटर पहन के बैठा है? नो मैम। नो मैम। क्यों क्यों क्यों?
मैम क्योंकि गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है, समर मैम क्योंकि एनवायरनमेंट है सर। एनवायरमेंट चेंज हुआ है, बाहर का टेम्परेचर राइज हुआ है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, हमें गर्मी लग रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, पता है ना 37 डिग्री हमेशा। तुम लोग तो डॉक्टर हो, बहुत एग्जैक्ट वाला भी पता होगा, फ़ारेनहाइट वाला भी पता होगा तुम्हें तो, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें क्या लगेगी, गर्मी लगेगी, राइट। बाहर का टेम्परेचर कम होगा, हमें क्या लगेगी, सर्दी लगेगी। और हमको क्या करना है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अच्छा, एक आप लोग को ना एक और होमवर्क, मुझे एक और बात करते करते याद आ गया, तुम लोग बोलोगे मैम का दिमाग सही है, दोनों चीजें साथ में चलती रहती है। एक तो मैंने आपको बोला है कैलस पे नोट्स बना के रहेंगे आप। देखो बच्चे, मैं बहुत ज्यादा वाला प्रेशर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 10 पॉइंट बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट। क्लास खत्म होने के बाद भी अगर आप करोगे ना तो हार्डली 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। और दूसरा, आप ना एक बहुत ही अच्छा सा टर्म है, आपने पढ़ा है अपने उसमें 10th में, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, क्या बात है जी, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड हॉट ब्लड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दोनों में 5-5 डिफरेंसेस लेके आओगे। यस मैम। हाँ जी, और इससे ज्यादा मैं होमवर्क नहीं दे रही आपको, ठीक है। ये रहा ओके हमारा मैम। होमवर्क। बोथ आर इजी टॉपिक्स। Both are easy topic and both are very interesting topic also. यस मैम, भी कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड तो हमने 10th में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत। तो इसीलिए आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, इसलिए मैं उससे मिलते जुलते टॉपिक दे रही हूँ। देखो पढ़ाते पढ़ाते जो दिख रहे हैं वही आई एम जस्ट गिविंग यू। तो वही चीज हम अब कहाँ पे आ जाते हैं, वापस बैक टू कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या हमने पढ़ लिया कि वो एबिलिटी हमारे ऑर्गेनिजम्स में जो कि एनवायरनमेंट को सेंस कर सकती है, जब खतरा आता है तो भाग सकते हैं, खतरा चला गया रिलैक्स कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और वो एनवायरनमेंट क्या क्या है, लाइट, लाइट को देख के भी प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। सनफ्लावर मैम वाटर। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिज्म। बिल्कुल सही, फोटोट्रॉपिक। कि जहां जहां लाइट वहां वहां हमारी मुंडी घूमती रहे, हमारी नहीं मतलब सनफ्लावर की मुंडी ऐसे करके घूमती रहती है, ठीक है। तो ये होता है फोटोट्रॉपिक। फिर है क्या, वाटर के लिए भी रिस्पॉन्ड करती है, कैसे, हाइड्रोट्रॉपिज्म की तरफ रूट्स मूव करके हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट्स होते हैं वो टुवर्ड्स ग्राउंड जाते हैं। नहीं मैं आपकी बात समझी नहीं। मैम प्लांट्स के जो रूट होते हैं वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। यस मैम। वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, नो मैम, वाटर के पास जाते हैं। नो मैम, उनके टुवर्ड्स मूव जो करते हैं। रिवर के पास में प्लांट्स होते हैं तो वो जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो रिवर में आ जाती है, ठीक है। नहीं आपकी बात ठीक थी, बट अगर मैं आपसे पूछूंगी ना इसको कॉन्शियसनेस के कंटेस्ट में, तो आप कैसे बताओगे मैम को, तो आप बोलोगे मैम कोई भी प्लांट अगर होता है ना, सपोज करो अभी का ही टेम्परेचर ले लो, ठीक है, आई गेस 40 डिग्री तो चल रहा होगा, है ना, 40 धूप से प्लांट ना वैसे हो जाते हैं, देन हम उसमें वाटर डालते हैं तो प्लांट मतलब ठीक हो जाता है। सही ट्रैक पे आ गई मुस्कान जी, बिल्कुल सही। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी अगर हमारे पास 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर हमारा चल रहा है, चलो 50 ले लो, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हमने बाहर प्लांट्स को, अगर आपके घर के सामने भी पौधे रखे होंगे, उनको पानी नहीं दिया है तो उनकी लीफ क्या हो जाती है, विल्ट हो जाती है, सूखने लगती है, मतलब सूखना इन द सेंस कि वो सुकुड़ सी थोड़ी सी जाती है, राइट। आपने देखा होगा ये चेंजेस, बहुत ही लाइव उसमें देखा होगा। और जब आप उनको वो पानी देते हो ना, फिर आप 1-2 घंटे बाद आके देखते हो तो वो फिर से अपने नॉर्मल शेप और स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो दिस इज नोन एज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अब मैम क्या ये जब हमारी लीफ जो है हाई टेम्परेचर में पानी ना मिलने की वजह से होता है, नहीं बेटा। आप एक्सेस पानी भी डालोगे ना, फिलहाल तो मतलब बहुत हद तक तो कंडीशन ये होती है कि प्लांट्स जो होते हैं एक्सेस वाटर को नहीं लेते हैं, बट जो अगर एक्सेस वाटर को लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वो क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, सॉगी हो जाती है उनकी लीव्स, येलोइश टाइप पे हो जाते हैं, वो उस पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं। सिमिलर कहानी टेम्परेचर के साथ भी है कि अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है तो भी प्रॉब्लम, कम कर दिया तो भी प्रॉब्लम, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ भी है। अदर ऑर्गेनिजम्स को आप कैसे याद करोगे कि आप आराम से मस्त बैठ के पढ़ा रहे हो या कहीं घूमने गए हो पहाड़ों पे, सामने से दिख गया बेटा शेर, क्या हो गए, भाग लिए, ठीक है। तो दैट इज योर व्हाट, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। या फिर अगर आपको इसको एनवायरनमेंट से ही कनेक्ट करना है तो एनवायरनमेंट से आप कैसे कनेक्ट करोगे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जब वो पहाड़ वहाड़ पे चढ़ते हैं तो क्या होते हैं, हिल सिकनेस होती है, सुना है ना ये वर्ड आपने, यस मैम। सारे लोगों को स्टार्टिंग में वो जी चिल्लाना वगैरह होता है, वॉमिटिंग सी आती रहती है, चक्कर वक्कर भी आने लगते हैं बहुतों को, बट थोड़े टाइम बाद वो क्या करते हैं, इस एनवायरनमेंट में क्या हो जाते हैं, एक्लेमेटाइज हो जाते हैं,
ठीक है, चलो जी। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज नोन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट में उससे क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, ये उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। चलिए जी, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन। क्या कहता है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मतलब क्या हुआ मैम, कि ये हमारा ह्यूमन है, ठीक है, चाहे इंडिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, पाकिस्तानी हो, यूएस के हो, बट ये सारे के सारे क्या हैं, ह्यूमंस ही हैं। ठीक है, हम सारे के सारे जेनेटिकली तो सिमिलर हैं कि सबके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, है ना। तो ये हमारे क्या है, ह्यूमंस हो गए। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप और अच्छे से कैसे समझ लो, जैसे कि कल भी शायद मैंने बात की होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंगो आपकी मैम का फेवरेट एग्जाम्पल रहता है, हर एक चीज में एक्सप्लेन करने में एक्चुअली हेल्प करता है। अब मैंगो में आपने कौन से, अभी सीजन भी आ रहा है, दशहरी, ठीक है, लंगड़ा आम, ठीक है, और कौन से होते हैं, दशहरी, लंगड़ा, मालदा, हापुस। हापुस, सबके सब देखने में थोड़े बहुत तो डिफरेंट लगते हैं, बट क्या आप उनको आम नहीं बोलते हो? नहीं मैम, हम सबको आम ही बोलते हैं, करेक्ट। यस मैम। तो वही कहानी अगर आप देखो तो डॉग्स के साथ भी है, लैब्रा, जर्मन शेफर्ड, ठीक है, और कौन से होते हैं, गोल्डन रेट्रीवर, नहीं सुनाई पड़ा, मैम पिटबुल। पिटबुल सुनाई पड़ा है, ठीक है। तो आपको हस्की, हाँ, आपको पता है कि इन सब में क्या है, कॉमन फीचर है, ये सब क्या है, ब्रीड्स हैं, करेक्ट, ऐसे ही पढ़ते हो। बट आपको ये भी पता है डीप इनसाइड कि हर एक पर्टिकुलर जो ब्रीड है वो सेल्फ क्या है, सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, अपने इंडिविजुअल के अंदर में वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करने की उनमें कैपेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली सिमिलर हैं, उनके जो जीन्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। चाहे आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूएस वाले किसी भी इंसान की बात को लेकर इसको समझ लो कि अगर इंडिया का बंदा ऑस्ट्रेलिया के किसी बंदे से शादी कर लेता है, देन दे आर ऑल्सो जेनेटिकली सिमिलर, करेक्ट, वो जेनेटिकली सिमिलर हैं, और ये लॉ क्या बोलते हैं, लॉ के हमारे साथ भी है कि दे कैन, ठीक है। तो यही चीज हम किस में पढ़ते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, कि ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया हमने। और आपको ये भी पता होगा कि मतलब बहुत सारी ये आलू की भी वैरायटीज आती हैं, करेक्ट, है ना, हर एक चीज की। तो हमने ये ग्रुपिंग कैसे की है, कहाँ से की है, इसी पर्टिकुलर को हम क्लासिफिकेशन के अंदर में पढ़ते हैं। So the groups that share similar characteristics are combined to form larger groups. अब ये क्या है मैम, अब ये बात पढ़ोगे आप इस क्लास के एंड तक, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे अभी तो मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया, ह्यूमंस का एग्जांपल दिया, ठीक है, फिर हमने मैंगो का एग्जांपल लिया, ठीक है, फिर अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, सपोज कर लो कैट का एग्जांपल ले रहे हो, आप लेपर्ड का एग्जांपल ले रहे हो, या आप क्या बोलते हैं लायन का एग्जांपल ले रहे हो, टाइगर का एग्जांपल ले रहे हो, ठीक है, आप आगे चल के देखोगे ना, आपको पता है बिल्लियों में भी बहुत सारी वैरायटीज होती है और इनमें भी, ठीक है, बट आप ना आगे चल के देखोगे कि ये सारे के सारे जो है ना, ये चारों, इनको नहीं, ये चारों जो है ना मैम, ये हमारे एक ही पर्टिकुलर बड़े से ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अगर आप इनका साइंटिफिक नेम जानते होगे, फैमिली में, हाँ जी, यही चीज में समझाने की कोशिश करें। तो ये भी वही कहानी आ गई कि छोटी छोटी स्पीसीज जो है ना मिलके, आपको पता है ना, हर एक छोटे से सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, स्पीसीज कहा जाता है। हाँ जी, तो छोटी छोटी अलग अलग टाइप की स्पीसीज मिलके एक बड़ा से जीनस में, या फिर कह लो एक लार्ज ग्रुप को फॉर्म करती हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है इनका, तीसरा पॉइंट कह रहा है द वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। यही जो हमने ग्रुपिंग स्टार्ट की, ठीक है, कि ये हमारा सबसे छोटा वाला है, स्पीसीज है, ठीक है, उसके ऊपर जब बहुत सारी स्पीसीज एक जैसी फीचर, सिमिलर फीचर्स शो करती हैं, उनको हम जीनस में बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज को, ठीक है। बहुत सारे जीनस जब मिलते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगी, और भी सारी चीजें आती हैं। एक्चुअली ये आपको पता होगा कि 7 स्टेप्स वाला है, और कैसे मैंने याद करने का तरीका बताया, लास्ट ईयर भी बच्चों को बहुत अच्छे से याद था, किसी को कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोड देने भी बहुत अच्छे से आते नहीं है, ठीक है। आप अभी के लिए एक वर्ड याद कर लो, कॉफ। कितनों को याद रहेगा ये वर्ड?
आधी से ज्यादा जनता को याद रहेगा? हाँ जी मैम, याद रहेगा। अब मैम ये कॉप क्या है, इसको याद रखना है, तुम लोग को बहुत सारे लोगों को खांसी वांसी हो जाती है उससे। ठीक है, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर एंड F फॉर फैमिली। ठीक है, बस ये 3 आपको याद करने हैं, ये सीक्वेंस। उसके अलावा बाकी आप खुद को खुद से पता है, क्योंकि सबसे लास्ट में 2 जो हैं वो होते हैं हमारा जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज तो आपको पता है ना, सबसे सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा, यस मैम। यस मैम। उससे ऊपर हमारा जीनस आता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना। और अब ऊपर वाले में क्या मैम, सबसे ऊपर जैसे कहते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में कौन राज करता था? राजा, करेक्ट। हम लोगों पे कौन शासन करता था? किंग। किंग। तो किंगडम विल बी द टॉप। ठीक है, और उसके नीचे आते हैं हमारे कौन? फाइलम, या फिर आप कहते हो डिवीजन। फाइलम और डिवीजन क्या है मैम? अगर आप बात कर रहे हो प्लांट्स की तो उनको हम कहते हैं डिवीजन। ठीक है, और अगर आप बात कर रहे हो एनिमल्स की तो आप कहते हो फाइलम। बोथ आर सेम, कोई भी आप यूज कर सकते हो। कितनों को ये चार्ट एक बार में याद हो गया है? फटाफट से कैसे याद करोगे? किंगडम, फाइलम, अभी के लिए फाइलम ही कर लो आपको, बट पता है माइंड में कि ये डिवीजन भी यहाँ पे आता है। फिर बीच में कॉप और लास्ट में जीनस और स्पीसीज। आंचल जी, अभी से इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए कोड लेके आओगे बच्चे, जब हार्ड वाली चीजें आएंगी ना तब कोड लो। जैसे जब मैं आपको एवोल्यूशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको चाहिए कोड्स, भयंकर कोड्स चाहिए। ठीक है, अगर आप कहोगे ना तो मैं आपको लास्ट में जब क्लास हमारी एंड होगी ना, फिर हम जब रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तब मैं आपको एवोल्यूशन का चैप्टर भी दिखा दूंगी कि कैसा दिखता है। तो उस टाइम पे आपको कोड चाहिए होंगे और जेन्युइनली चाहिए होंगे। वो चैप्टर तो मैं खुद भी नहीं कहूंगी कि बिना कोड के याद करो, ठीक है, क्योंकि वो इतने हार्ड होते हैं। अभी के लिए आई गेस ये जो छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया है वो दैट शुड वर्क, है ना? यस यस मैम। यस मैम। अभी के लिए हम कोई भी कोड वर्ड्स नहीं करेंगे। जब हार्ड वाले चैप्टर पे चलेंगे ना बच्चे, जैसे अभी मैं अगर आपको अभी एक ले आऊं, एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि आपको ना अमाइनो एसिड्स, कितनों ने नाम सुना है ये? यस मैम। मैम प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो। क्या बात है मुस्कान जी, आगे आगे चल रही हो बेटा, सही जा रही हो। ठीक है, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं, वही कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलके एक बड़ा सा प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने अमाइनो एसिड्स हैं तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है मैम, नंबर काउंट तो याद रख ही सकते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं ना कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो ना मैं खुद को भी अगर कंसिडर करूं और मैक्सिमम टीचर्स को भी अगर मैं कंसिडर करूं ना, तो हर कोई वर्बली एक बार में उसका नाम नहीं बता पाएगा जब तक हम उनसे कोड नहीं लेंगे, अप्लाई करेंगे। क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स के नाम कैसे एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, म्यूथियोनिन, ऐसे करके, मतलब मेरे को 20 के 20 याद है, बट कोड अगर हम लगा लेते हैं ना तो ये चांसेस कम होते हैं कि हमने कोई भी एक मिस कर दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे आप कोड को यूज करो, सिंपलेस्ट चीज में नहीं चाहिए मेरे को। अब आ जाइए जी, ये वाली बातें हमारी हो गई क्लियर। तो ये रही हमारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, कि हमने बहुत सारे लेवल्स में, इनको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये सारी की सारी क्या है बच्चा? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं, रैंक्स हैं। ठीक है, यस मैम। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और भी ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। ऑल्दो अब इसके बारे में हमने जो पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से खत्म करेंगे। इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। अभी आपने देख लिया, जिसको हम क्या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, कि उनमें कौन से सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी मैम, ठीक है। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या? कल भी मैंने बताया था, हायरार्की मतलब होता है मैम सीढ़ियां। क्या है? सीढ़ियां। कैसे सीढ़ियां मैम? आओ जी मैम बताते हैं आपको। मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया, आपको याद भी हो गया, मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा जनता को क्या हो गया, याद हो गया। अब आपको ना एक छोटी सी चीज और लेके करके चलनी है। वो क्या मैम? कि स्पीसीज की डेफिनेशन तो मैं अभी आपको याद करा दूंगी कि क्या होती है। अब ना आपसे कोई भी ऊपर की डेफिनेशन पूछेगा ना तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको मैंने पूछा कि व्हाट इज जीनस, तो आप क्या बोलोगे? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, बोलोगे? यस मैम। यस मैम। कोई भी Yes, पूछेगा कि व्हाट इज फैमिली, फैमिली इज व्हाट? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जीनस। ठीक है, बाकी इसके अंदर के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिर अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ऑर्डर,
तो ऑर्डर इज व्हाट? ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली। मतलब आपसे कोई भी अपर लेवल वाला आपसे जो पूछा गया टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की डेफिनेशन, आप उसके नीचे वाले को क्या कर दोगे? आप उसके नीचे वाले के बेसिस पे उसको डिफाइन कर दोगे। ठीक है, व्हाट इज क्लास? लिखो फटाफट से, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ Order. ऑर्डर, बिल्कुल सही। व्हाट इज फाइलम और डिवीजन? तो फाइलम और डिवीजन इज अ ग्रुप ऑफ Group of class. किंगडम। क्या है? ऑल द फाइलम टुगेदर मेक्स व्हाट? किंगडम। आपको ये पार्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा आपने कि बेसिकली हमारे पास कितनी किंगडम होती है। नहीं, ये सेकंड चैप्टर का एक्चुअली पार्ट है। हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। किसने दिया था, कहां से दिया था, वो हम पढ़ेंगे बाद में ही। हमारे पास कौन कौन से हैं? प्रोटेस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे, और लास्ट Animal. एनिमल। Animal. एनिमल, और ये सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, प्रोटेस्टा सबसे सिंपल, फिर मोनरा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमल। और हर एक की भी अपने अपने डिविजन्स हैं, वो भी आप पढ़ोगे, बट पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलो जी, ये हो गए हमें सब याद। तो मैम हमें ये वाली स्लाइड ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट से कर लेंगे। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? ए टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो अगर आप इस वाले सीढ़ी इनको देखोगे तो ये क्या है, कैसे दिखेंगी हमें? सीढ़ियां, बर्ड सीढ़ियां कि बहुत सारे स्पीसीज हैं। ठीक है, उनका ग्रुप एक क्या बनाएगा? जीनस। बहुत सारे जीनस हो गए, चलो ये भी जीनस, ये भी जीनस, फिर ये क्या मिलके बनाएंगे? ये एक फैमिली। फैमिलीज हो गई, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्डर। ये ऑर्डर स्टेप की तरह चल रहे हैं, जैसे कि हमारी सीढ़ियां चलती हैं उसी हिसाब से। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पे, ऑल द कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। कैटेगरी मतलब क्या? कैटेगरी मतलब क्या हुआ? Taxonomy. हाँ, नाम बोलो ना, कौन कौन सी कैटेगरीज अभी पढ़ी है आपने? Kingdom. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, Order. Family. Genus. Species. अभी भी इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? जब कैटेगरी बोल रही हूँ तो वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ही है। ठीक है, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। हाँ मैम, हमें समझ में आ गया। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज क्लास, तो क्या बताओगे आप? ग्रुप ऑफ ये एक कैटेगरी है जो कि बता रही है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है ना? तो ये आपको रिप्रेजेंट करती है। फिर है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सॉन कहते हैं। ठीक है, इसका प्लूरल क्या है बच्चा जी? टेक्सॉन। कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है, अगर वो एक ग्रुप को कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसे हम टेक्सॉन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हो गया? जैसे क्लास मेमेलिया, जिसमें सारे के सारे कौन? मैमल्स आते हैं हम सब। ठीक है, चलो जी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की अब क्या है? अब आपको बहुत अच्छे से पता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। सीढ़ियां हमारी ये रही, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, क्या है टेक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन, वो भी पढ़ लेते हैं। दिमाग में तो, हिंदी में तो बैठ गई कि क्या है। इट इज द प्रोसेस, ये क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इनटू सक्सेसिव लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उनको कैटेगराइज करने का ये एक तरीका है। अब आप चाहे उसे आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू फाइलम। मतलब क्या मैम? मतलब ये मैम कि अगर आप से मैं पूछ रही हूँ कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, छोटे से ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से अगर आप यहाँ बढ़ रहे हो, ठीक है, तो स्पीसीज से जब आप किंगडम की तरफ बढ़ रहे हो तो क्या चल रहा है आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और इसका आपके लिए उल्टा भी वैरी कर रहा है। बट एक बात बताओ कि इनका कैरेक्टर से क्या रिलेशन होता होगा? क्या कैरेक्टर्स जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी या डिससिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी? सिमिलैरिटी। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? कितनों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन का मतलब? क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे, मुझे पता है।
देखो बच्चा जी, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता कभी कभी। देखो, क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जैसे हम स्पीसीज में रहेंगे, ठीक है, तो जो अगर जैसे बहुत टाइप की स्पीसीज हैं, हम होमो सैपियंस ही ले लेते हैं, हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, तो उनमें आपस में डिसिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी, या जो किंगडम वाले हैं उनमें आपस से डिसिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी? मैम जो किंगडम वाले हैं। किंगडम वाले हैं उनमें मैम डिसिमिलैरिटी ज्यादा होंगी, बिल्कुल सही बोले। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में एकदम से ना गांठ बांध के रखना कि एज यू आर मूविंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, लेवल ऑफ डिसिमिलैरिटी इंक्रीज करेगा। कितनों को ये बात बिल्कुल समझ में आई है? यस मैम, आ गई। मैम आ गई। कहीं पे यस मैम। मिलेगी शायद आपको, बट मैं यहीं पे मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, ठीक है, छोटू सा, कि as we move from species to kingdom, level of dissimilarity, ठीक है, level of dissimilarity increases। अब ये साइन सबको पता है कि मैम इंक्रीजेस वाला साइन बताती है ये, ठीक है, लेवल ऑफ डिसिमिलैरिटी इंक्रीजेस। और अगर वो सिमिलैरिटी के कंटेस्ट में पूछेंगे तो सिमिलैरिटी मैम डिक्रीज कर रही है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारा वही चार्ट जो हमने पढ़ा हुआ है, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। स्पीसीज, मैंने आपसे पहले कहा था कि हम लोग स्पीसीज के बारे में पढ़ाई करेंगे और बाकी सबको मैं फटाफट से ऐसे ही निपटा दूंगी क्योंकि वो आपने पढ़े हुए हैं। स्पीसीज क्या है हमारा? स्पीसीज इज अ नेचुरल पॉपुलेशन। क्या है बच्चा जी? नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। जैसे हम लोग होमो सैपियंस को लेके चल लेते हैं। होमो सैपियंस मतलब ह्यूमंस की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कह रहे हैं कि हम कौन से हैं? हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, यही तो कहते हो आप कि ये होमो सैपियंस है। तो उनकी पॉपुलेशन का ग्रुप को जो हम कहते हैं, जो कि क्या कर रहा है? रिजेंबल करता है एक दूसरे से, विच रिजेंबल विद ईच अदर इन ऑल एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, जिसमें सारे के सारे क्या होंगे? मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो होंगे सेम होंगे, ठीक है, सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि मॉर्फोलॉजिकल, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एनाटॉमिकल भी लिख सकते हो। एनाटॉमिकल मतलब अंदरूनी वाले, ठीक है। ये सारे फीचर मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल का मतलब पता है ना? यस मैम। यस मैम। लाइबा में Yes, ma'am. कट रही है बच्चे, आप अपने आप को रिफ्रेश करो प्लीज। बाकी के इसमें भी मेरी आवाज कट रही है क्या? बिकॉज मेरे में तो वाईफाई का बिल्कुल सही दिख नो रहा है। मैम। नो मैम। मैम आपकी Yes, क्लियर सही है। वॉइस है। No, ma'am. ओके, थैंक यू जी। ठीक है, तो एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल का मतलब, मॉर्फोलॉजी मतलब है जो बाहरी फीचर्स दिख रहे हैं, और एनाटॉमिकल मतलब जो हमारे आते खाते हैं अंदर की जो हर्ट वर्ट है, अंदरूनी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको, ठीक है, वो। और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे के एक जैसे होते हैं, और उनके पास क्या है? एबिलिटी टू इंटरब्रीड फ्रीली। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या? कि इंटरब्रीड तो कर ही रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं कि ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस कर दिया और पता चला वो ऑफस्प्रिंग ही इनफर्टाइल है। कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? कौन सा केस है बताओ जी? म्यूल वाला। बिल्कुल सही बेटा जी, बहुत ही अच्छी बात है कि पढ़ रहे हो। जैसे जिसको हम क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं हिंदी में, ठीक है, कि ये हम लोग क्या, हम लोग डोमेस्टिक फार्म के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं, स्टेराइल्स वाले, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? म्यूल इज अ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म, ऑल्दो लिविंग है बट क्या है? स्टेराइल है, क्योंकि वो क्या कर सकता है? वो खुद तो ऑफस्प्रिंग बन के पैदा हो गया है, बट क्या है? इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है जी। चलो जी आगे क्या है? इट हैज द लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। पता है आपको ये सबसे क्या है? लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। इंडिविजुअल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ड्यू टू द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर। एक दूसरे से हम लोग अलग कैसे हैं? शक्ल देख के पता लगा देते हैं कि हाँ भाई ये अंजलि मैम है, ये सिद्दीकी जी हैं, और कौन कौन है? ये मुस्कान है, क्लास में हमारे बैठी हुई है, और भूमिका है, अंजलि है, आयशा है। आप शक्ल देख के पहचान लेते हो कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये रहा आपका स्पीसीज, और मेरे अकॉर्डिंग आपको स्पीसीज में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लो भाई, पता होगा। साइंटिफिक नेम मैंगो का क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा क्या है? जीनस है, और इंडिका इज द स्पीसीज,
इंडिया वाली स्पीसीज है ये, ठीक है। और फिर हम लोग किसका, आलू का देख लेते हैं, सोलानम ट्यूबरसम। तो सोलानम क्या है, उसका जीनस, और ट्यूबरसम क्या है, उसकी स्पीसीज है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। फिर आ गया जीनस। अब इनमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला क्या है जीनस, कि जीनस इज अ ग्रुप और असेंबलेज ऑफ व्हाट, रिलेटेड स्पीसीज। वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। क्या मैम बताए थे आपने, याददाश्त थोड़ी कमजोर है। किंगडम, फाइलम, कॉफ, जीनस एंड स्पीसीज। मैंने कहा कि अब आपसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनस, तो आप क्या बोलोगे, जीनस ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट शेयर सर्टेन एसोसिएटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। बस ये तो ऐड कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये इनमें क्या कुछ कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए ये सारी एक ही उसमें आ जाती हैं। All the species of a genus are presumed to have evolved from a common ancestor। और यही माना जाता है कि सारे के सारे जीनस जो हैं, सॉरी स्पीसीज जो हैं, वो एक कॉमन एंसेस्टर उनके कभी ना कहीं रहे होंगे, ठीक है। लाइफ में कहीं ना कहीं इनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। मैम ये क्या बनाया है आपने, किसी के मन में नहीं आया ये, आना चाहिए बेटा, क्योंकि देखो होमोसैपियंस तो एक डिफरेंट केस है। बट अगर आप ना इनका नाम देखोगे ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैंथेरा लियो कहते हैं। लायन को हम कहते हैं पैंथेरा लियो। इतनी गंदी राइटिंग आती है कभी कभी, वेट, क्या कहा जाता है इसे, पैंथेरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। पैंथेरा लियो कहा जाता है, छोटे में भाई, ठीक है। पैंथेरा लियो हम कहते हैं टाइगर को, और सॉरी लायन को। और पैंथेरा टिग्रिस कहा जाता है हाँ टाइगर को, ठीक है। और उसी तरीके से लेपर्ड का भी होता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये सारे पैंथेरा पार्डा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पैंथेरा जीनस को ही बिलोंग करते हैं। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो इनके एंसेस्टर्स रहे होंगे ना, पूर्वज, वो सेम रहे होंगे, इसीलिए ये एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं। इनके एक ही जैसे फीचर भी है, ठीक है। आपको पता है कि सारे के सारे जंगली हैं, और सारे के सारे कैसे हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, राइट। मार के कार्निवोरस, मार के फाड़ के खा जाते हैं, वो वाला कैरेक्टर शेयर करते हैं। उसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें, क्योंकि हमें दोनों को लेके चलना है, तो प्लांट्स में क्या है, ये क्या है, आलू आलू। क्या बोलते हैं इसको, पोटैटो साइंटिफिक नेम, हाँ सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है। ये है हमारा सोलानम ट्यूबरसम। हम पी प्लांट के जैसा थोड़ा सिमिलर सा नाम है उसका, पाइसम सटाइवम था इसका, सोलानम ट्यूबरसम है। और ये है हमारा क्या, टमाटर। टमाटर को बोलो बोलो, दिया हुआ है आगे क्या, मैंने नहीं दिया। सोलानम लाइकोपर्सिकम, एक बार कोई देखेगा गूगल पे, ठीक है। तो वही कहा जाता है इन्हें। तो ये सारे के सारे अगर आप देख रहे हो, सॉरी, तो क्या कर रहे हैं, दे आर बिलोंगिंग टू व्हाट, हमारे जीनस सोलानम को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। लाइकोपर्सिकम कहा जाता है मेरे अकॉर्डिंग, और उसी सोलानम से ही बिलोंग करता है हमारा, यस मैम, लाइकोपर्सिकम ही कहते हैं ना, सोलानम ट्यूबरसम, और ये लाइकोपर्सिकम, ठीक है। चलो जी, और उसी तरीके से एक और भी एग्जांपल है इसका, हॉर्स और जेब्रास का, क्योंकि अब इनके नाम आप खुद देख लेना स्पीसीज वाला, बट इन दोनों का भी एक कॉमन जीनस है, क्या, इक्वस। याद रहेगा इतना सबको, यस मैम, नाम करना पड़ेगा याद करना मतलब पड़ेगा। हमें इनका मतलब पूरा वैसे नाम याद करना पड़ेगा कि इसका जो जेनस है उसे क्या कहते हैं। थोड़े बहुत बच्चे, जब आप एग्जाम देखो, मैं आपको फिर से बात थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। देखो अभी ना जो नीट है आपके पहुंच से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि अभी जस्ट आपने पहला पन्ना खोला है अपनी बुक का, राइट। आपको बीच में क्या करना है, ये 11th क्लास, उसमें भी कम से कम क्या 90 या 80% लेके आने हैं, है ना, तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है कि तभी आप 12th में जाओगे। मैंने कल आपको बताया था ना, कल फर्स्ट क्लास के टाइम पे, कि आपके ही कोई एसएसबी वाला ही है जिनके में कितने 120 में से सिर्फ 30 या 35 बच्चों को पास किया है, सोचिए आप। अब वो जो 12th बच्चे हैं वो भी मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम कौन सा वाला बैच लें। अब मैंने कहा भाई अब मैं क्या बताऊं आपको कौन सा बैच लो, एंड इट्स नॉट कि दे आर फेल इन बायो, बट वही और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री भी, ठीक है। अब आ गया फैमिली।
फैमिली को हम कैसे, फिर वही चीज मैम कि इट इज ऑल्सो कैटेगरी दैट कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जेनरा। ग्रुप ऑफ जेनरा कह लो या एक से ज्यादा जेनरा एक साथ अब आ गए तो उनको हमने फैमिली कह दिया। दे आर सेपरेबल फ्रॉम जेनरा ऑफ अ रिलेटेड फैमिली बाय व्हाट, by the important and characteristics difference in both vegetative and reproductive feature। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। क्या मतलब मैम, मतलब ये बच्चा जी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक जेनरा है जिसका नाम है क्या, फेलिस, ठीक है, सॉरी एक हमारा जेनरा है जो कि है किसका है, फेलिस का है, मतलब कैट का है, ठीक है, ये जेनरा है। और लेपर्ड्स है, लेपर्ड्स हमारे बिलोंग करते हैं पैंथेरा पे, अभी जस्ट पढ़ा ना पैंथेरा लेपार्डो, किसी ने तो बताया था कुछ, ठीक है, लेपर्ड्स हमारे पैंथेरा से बिलोंग करते हैं। बट उसके बाद भी ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं दोनों, दे बिलोंग टू फैमिली फेलिडी। किसको बिलोंग करते हैं बच्चा जी, ये फेलिडी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक दूसरे से कैसे अलग है। अगर प्लांट्स का केस है तो वेजिटेटिव मोड से ये अलग हो रहे हैं, एंड एनिमल्स के केस में ये रिप्रोडक्टिव फीचर से एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और टफ वाला पार्ट है, बट आई गेस समझ में आ गया होगा। बोलो बोलो, यस यस मैम। मैम। है ना। फैमिली वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव उस पे डिफरेंशिएट होते हैं। अब आ गया हमारा एक और वाला कौन, ऑर्डर। और हमने कैसे पढ़ा था, वही जैसे पढ़ा था वैसे ही याद रखना है। कॉफ पढ़ा था हमने, है ना, हाँ जी, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है हमारा, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली, फैमिली। ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे मैम, तो वही लिखा है, ऑर्डर इज मोर स्पेसिफिक रैंक देन क्लास। ये और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, क्यों, क्योंकि द कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिली, कि एक से ज्यादा फैमिलीज जब मिलके बनाती हैं तो वो हमारे ऑर्डर में आ जाती हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल कैसे हैं, एक प्लांट का ले लो, एक एनिमल का ले लो। प्लांट वाले में क्या है, एक फैमिली है हमारी कॉन्वोकुलेसी, क्या नाम है इसका, कॉन्वोकुलेसी, ठीक है। और दूसरी है हमारी सोलानेसी, ठीक है। सोलानेसी आपको पता है आलू वाली है, ठीक है। कॉन्वोकुलेसी ये धतूरे वाली, ठीक है। बट दोनों के दोनों क्या है, अपने फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, किस बेसिस पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक ही पर्टिकुलर उस पे बिलोंग कर रहे हैं, किस पे, ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में, पॉलीमोनियल्स में। मतलब क्या मैम, मतलब ये बच्चा जी कि कॉन्वोलेसी फैमिली जो है हमारी, ठीक है, वो किसकी फैमिली है मैम, धतूरा की फैमिली, धतूरा, ठीक है, वो धतूरे की फैमिली है, ठीक है। और ये याद रखना फैमिली है, जहां पे भी ये लग जाता है ना लास्ट में, दैट इज योर फैमिली का वो, ये भी हम अभी बात करेंगे उस पे, ठीक है। प्लस सोलानेसी जो है हमारी, वो कौन सी, आलू और वही आलू और कौन सा, टमाटर। सोलानेसी जो है वो हमारी आलू टमाटर वाली फैमिली है, आलू ले लेते हैं, है ना। बट ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं बच्चे, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को बिलोंग कर रहे हैं, पॉलीमोनियल्स में, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में बिलोंग करते हैं। और किस बेसिस पे हमने इन दोनों को पॉलीमोनियल्स पे डाला है, वो है इनका फ्लोरल कैरेक्टर, कि इनमें जो फूल आते हैं ना वो एक जैसे होते हैं। कितनों को ये बात अब क्लियर हुई, हैंड रेस फटाफट से, है ना, मैक्सिमम को क्लियर हो गई। चलिए जी, उसी तरीके से अगर हम एनिमल की बात करें तो फैलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली वाले जो हमारे मेंबर्स हैं वो कौन से एक ऑर्डर, कार्निवोरा ऑर्डर पे बिलोंग करते हैं। अभी जस्ट पढ़ के हटे हो, फैलिडी किसकी फैमिली है, कैट्स की, है ना। कैनिडी किसकी है, लेपर्ड्स। लेपर्ड्स की कह लो या कार्निवोरस एनिमल्स की कह लो। और ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे कार्निवोरा। ठीक है। तो हमने एक पर्टिकुलर फीचर लिया और उसके बेसिस पे उनको क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर सिमिलर ऑर्डर में डाल दिया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। ऑर्डर के बाद क्या, क्लास, और भी छोटू, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा है ही नहीं। किस बेसिस पे हमने कर दिया, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को हमने क्या कर दिया, दो में डिवाइड करके रख दिया। कौन से क्लासेस मैम, डाइकोटिलेडोनस एंड दूसरा आपको पता होगा मोनोकोटिलेडोनस, पढ़ा है ना, डाइकोट एंड मोनोकोट। इसके बीच इसके बीच का कोई प्लांट है, कोई इंटरमीडिएट प्लांट नहीं है कि हमने कोई डाइमोनोकोट बनाया हो। सारे के सारे प्लांट्स या तो डाइकोट हैं या तो मैम मोनोकोट है। मैंने मोनोट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मोनोकोट, ठीक है।
चलो जी, अच्छा कल आपकी क्लास नहीं है ना? नो मैम। तो मैं और भी होमवर्क दे सकती हूँ आपको। तीसरा होमवर्क लिख लो, डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में भी 10 डिफरेंस लिख के लाओगे। सॉरी, ओके मैम। ठीक है। बहुत, और सिर्फ इसके नहीं, कैसे लीफ के बेसिस पे, रूट के बेसिस पे, फ्लावर्स के बेसिस पे, और सीड तो है ही सबसे पहला, ठीक है। इन चारों फीचर्स को आप एक्सप्लेन करोगे, हर एक के 2-2 पॉइंट्स, ठीक है। और प्लीज क्लास को जल्दी ज्वाइन कर लेना, तो हम डिस्कस भी कर लेंगे। कल आप लोग का बैच नहीं है, कल पूरा मेरा 12th का ही है। यस, कल पहले आपकी क्लास थी 11B09, बट अब रीशेड्यूल हो गया है शायद, है ना? चलो जी, तो ये क्या है कि हमने क्लास को क्या है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन रिलेटेड ऑर्डर्स, और उनमें हमने कैसे डाइकॉट में, जिसमें हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, कंटेन ऑल द डाइकॉट्स व्हिच आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल ऑर्डर्स। बहुत सारे ऑर्डर्स में हमने उनको क्या करा हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। अब आ गया एक और इंपॉर्टेंट वाला फीचर, क्योंकि अब हम क्या और भी ऊपर आ गए, डिविजन्स ऑफ फाइलम में आ गए। अगर आप डिविजन्स ऑफ फाइलम की बात करोगे ना, तो ये फाइलम जो है ना, आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही डिटेल में। एंड ट्रस्ट मी बच्चे ना, कोई भी ना अब ये चीज मत करना कि हमारे स्कूल के एग्जाम में ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है। हाँ, आई नो 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक दैट, बट आपका टारगेट साथ में कुछ और भी है, आप आफ्टर 12th की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। वो फाइलम वाला पार्ट बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, जैसे कहते हैं। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा जी, थोड़ा सा एक अर्जेंट है। थैंक यू जी। मेरा एक्चुअली लैपटॉप बंद हो जाता है अभी क्लास की बैंड बज जाती है हमारे, ठीक है। लैपटॉप का चार्ज, मतलब वो ना स्क्रीन की लाइट बिल्कुल कम हो गई, मैंने सोचा पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग, फिर देखा कि बैटरी नहीं है बिल्कुल भी। चलो, इट इज अ कैटेगरी ऑफ रिलेटेड एनिमल्स ऑफ क्लासेस। फिर क्या है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। टर्म फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि आप अभी जब अपने आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो आप देखोगे कितने फाइलम है हमारे पास, 10 फाइलम है। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बोरिंग चैप्टर है, तुम्हारी मैम को तो बिल्कुल नहीं पसंद है, और तुम्हारा पढ़ना मजबूरी है, ठीक है। और डिविजन हम करते हैं प्लांट्स में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को प्लांट्स वाला पार्ट जो है पसंद है, ठीक है। प्लांट्स में हम कितने 5 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं, 5 है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। 5 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, और आपका अगला ही चैप्टर ये है, ठीक है, तो हम उसमें पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। फॉर एग्जांपल, कॉर्डेटा इज अ फाइलम दैट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट शेयर, मतलब क्या कि हमने ये जो फाइलम बनाए, मैंने आपको बताया कि 10 फाइलम होते हैं हमारे पास, पॉलीफेरा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, ये सारे पे अगर आप पढ़ोगे ना आगे तो आपको पता चलेगा कि 10 फाइलम है, उसमें एक फाइलम कॉर्डेटा भी है, सबसे एडवांस वाली फाइलम, ठीक है। तो उसमें हमने उन सारे ऑर्गेनिजम्स को डाला है जिनके पास क्या है, नोटोकॉर्ड है और एक न्यूरल सिस्टम है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे अगले उसमें। अब आ गया हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज योर व्हाट, किंगडम। एंड ये है आपका होमवर्क। किंगडम एक काम करते हैं, हम कर लेंगे कल, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं क्लास को निपटाऊं जल्दी जल्दी में, सिर्फ किंगडम पार्ट ही रह गया है। ये रहा आपका अगले दिन के लिए जो आप पढ़ के आओगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो आप याद करोगे, और ये शायद आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, ये चारों? यस मैम। यस मैम। हमारा सिर्फ एक पार्ट रह गया है छोटा सा, तो अगली क्लास में हमारा टेक्सोनोमिकल एड भी खत्म हो जाएगा, बस आई गेस 5-6 स्लाइड्स का ही वो रह गया है। हाँ, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मुझे चाहिए इजाजत, क्योंकि और क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करना जल्दी से। अरे खुशी जी ऐसा ना करो प्लीज, कोई फटाफट से भाई खुशी जी के लिए मैसेज में लिख दो कौन कौन सा मैंने होमवर्क दिया था प्लीज। देखो, एक तो मुझे याद है टिश्यू कल्चर का कैलस दिया है मैंने, दूसरा दिया है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यस और तीसरा मैंने दिया है डाइकॉट और मोनोकॉट के फीचर्स, बट कैसे, प्लांट्स के पार्ट्स के बेसिस पे, लीफ के बेसिस पे कैसे, स्टेम के बेसिस पे कैसे, फ्लावर सीड। हाँ जी, ठीक है। चलो अभी फटाफट से भाग जाओ, क्योंकि मेरी 7:15 मैम ये वाली पीपीटी हमें ग्रुप में प्रोवाइड होगी? बेटा जी आज ही भेज दूंगी, आज बस किसी मत से मत कहना,
ठीक है। मैम आज नहीं, Okay, मतलब ma'am, bye. जब एक दिन बाद 2 दिन बाद प्रोवाइड होगी। अच्छी, देखो मैंने वीडियो आपको भेज दिया ना मुस्कान। मुस्कान Yes, पता है हम लोग को भी ना बहुत सारे ये लोग काम वगैरह और भी चीजें दी होती है ना, तो इसलिए, और हम लोग को क्लास भी पढ़ाने के लिए थोड़ा सा तो प्रिपेयर करना ही होता है ना, कुछ नया देखना होता है कि कुछ न्यू ऐड तो नहीं हुआ है, तो Yes, थोड़ा सा क्या होता है ना, अभी स्टार्टिंग जब क्लास